आज के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही हम सबकी प्रेरणा स्रोत और उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति, प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी छोटी बहन रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया जी, कार्य परिषद विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, मीडिया बंधुओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय है। एक महान चिंतक, राष्ट्रभक्त, दार्शनिक, जिन्होंने इस देश की राजनीति को इस देश की मूल चिति से जुड़ा हुआ चिंतन दिया था। एकात्म मानववाद और कार्यक्रम दिया अंत्योदय। ऐसे महान दार्शनिक चिंतक के नाम से जिस विश्वविद्यालय है उसमें आप पढ़ते हैं, यह आपका सौभाग्य है। जो पढ़ाते हैं उनके लिए गौरव की बात है। गोरखपुर, जो कभी गोरक्षपुरम नाम से जाना जाता था, आप सब गोरखपुर से हैं और हम गोरखपुर में हैं इस समय। आध्यात्म की नगरी है ये। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संदेशों को देने वाली नगरी है। समिष्ट के लिए व्यष्टि, समिष्ट के लिए व्यष्टि कैसे निछावर होता है, उस सांस्कृतिक संदेश को देने वाली नगरी है। सांस्कृतिक चेतना को चिरजीवी बनाया जिसने, चिरंजीवी किया जिसने, ऐसा ही गीता प्रेस गोरखपुर की नगरी है ये शहर। तो आप सबके लिए गौरव की बात भी है। मैं आया हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मंदिरों का शहर, मठ का शहर, चौरा चौरी शहादत का स्मारक देने वाला शहर। ऐसे शहर में या तो आप लोगों ने जन्म लिया है, या अध्ययन किया है, या अध्यापन कार्य कर रहे हैं। ये गौरव की बात है आप सबके लिए। मैं बधाई भी देना चाहता हूं सभी को जिन्होंने आज शिक्षा क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया है, डिग्रियां हासिल की हैं, मेडल हासिल किए हैं। उन सभी छात्र छात्राओं के माता पिताओं को, गुरुओं को, क्योंकि जो लोगों ने उपाधि हासिल की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष और गुरुजनों के परिश्रम के बिना जो आपने मुकाम हासिल किया है वह संभव नहीं होता। इसीलिए हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव कहा गया है। क्योंकि ये तीन ही संबंध ऐसे हैं, रिलेशन ऐसे हैं, जिनमें कहीं स्वार्थ नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। हर माता पिता अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, उससे पीछे रह जाना चाहता है। हर शिक्षक अपने शिष्य को अपने से आगे पहुंचते हुए देखना चाहता है, खुद पीछे रह जाना चाहता है। यह है ये संबंध। इसलिए इसे देवता तुल्य माना गया है।
इनके ऋण से आप लोग कभी उऋण नहीं हो सकते, यह हमेशा याद रखना। ये हमारी प्रेरणा है, हमारे आदर्श हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ आए थे, उनके चेहरे की खुशी देख रहा था मैं कि बच्चों से ज़्यादा चेहरे उनके प्रफुल्लित थे। आप लोगों ने अध्ययन पूर्ण किया है, कुछ लोगों ने मेडल प्राप्त किए, परिश्रम किया, मेडल मिले। शिक्षा में मेडल प्राप्त कर लिए आपने। अब समाज और देश के लिए मॉडल बनना है आपको, यह ध्यान रखना होगा। शिक्षा क्या है मित्रों? क्या पढ़ना और पढ़ाना शिक्षा है? सीखना और सिखाना भी शिक्षा है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा कि जिस जूनियर हाई स्कूल में मैं कभी पढ़ता था, उधर से लगभग 8-10 साल पहले निकला था, जिस समय मोदी जी इस देश को स्वच्छता का संस्कार दे रहे थे, स्वच्छ भारत निर्माण बने कैसे इसकी प्रेरणा दे रहे थे, उस समय की बात है। तो मैंने खिड़की से चुपचाप देखा तो शिक्षक उस समय क्लास ले रहे थे, उस स्वच्छता पर बता रहे थे अपने वक्तव्य से, अपने उद्बोधन से। लेकिन मैं देख रहा था कि बच्चों की डेस्क के इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है, कागज के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, दीवारों पर जाले लगे हैं। पढ़ा रहे थे, सिखा नहीं रहे थे। सिखाना भी शिक्षक का कर्तव्य है, और शिक्षक सिखाता है तब गुरु की श्रेणी पाता है। संस्कार देना शिक्षक का भी काम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि शिक्षा क्या है। विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बहुत लिखा है, बहुत कहा है। नौजवानों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षा वो जो ज्ञान और विज्ञान दे, शिक्षा वो जो नैतिकता और संस्कार दे, शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। और देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कम से कम 100 साल पहले कहा होगा, लिखा होगा, आज एनईपी अक्षरशः उस पर उतर रही है। एनईपी 2020, इसको यदि 3 वाक्यों में मैं समेटूं, जो मूल बिंदु हैं इसके: शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन 3 वाक्यों के सरकमफ्रेंस में, ये न्यूक्लियस है, इनके सरकमफ्रेंस में सभी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। यह शिक्षा है। अब आप लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। अब अपना व्यक्तिगत जीवन आपको चुनने का अवसर है। एक नए मोड़ पर खड़े हैं आप। कोई नौकरी तलाशेगा, कोई रोजगार के अवसर ढूंढेगा, मतलब एक जीवन का नया मोड़ आ रहा है आपके सामने, जो व्यक्तिगत हित के लिए होगा। लेकिन मित्रों, व्यक्तिगत हित में जब उत्कृष्टता का चरम शामिल किया जाएगा तो वो राष्ट्र हित बन जाता है। यहाँ अध्यापक हैं, आप भी कोई उदाहरण के तौर पर अध्यापक बनेगा तो वो अपना 100% जब देगा उस आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, उत्कृष्टता को, अपने अध्यापन कार्य की उत्कृष्टता को इतने चरम पर ले जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को कुछ विशेष दे के जाएगा, यानी आने वाले राष्ट्र का निर्माण करके जाएगा। तो व्यक्तिगत हित में जब उत्कृष्टता का समावेश होता है तो राष्ट्र हित बनता है। यह है विषय।
इसका जीता जागता और उदाहरण हमारी महामहिम है। हमारी राज्यपाल बनी, काबिलियत थी इनमें, व्यवस्था ने इनको राज्यपाल बनाया। और वैसे राज्यपाल कहा जाता है कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट का पद है ये, लेकिन इनकी मेहनत परिश्रम अभिभूत है। हम लोग प्रेरणा दे लेते हैं। इतना उम्र दराज और कितनी मेहनत, 10-10 घंटे की बैठक लेकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा को किस सोपान पर लाए हैं, किस चरम पर लाई हैं ये। इससे पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा, मुझे कहना नहीं है, आप सब जानते हैं, इनके आने से पहले बीमारू प्रदेश की बीमारू शिक्षा थी। और आज एक चरम पर पहुंची हुई शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। उसमें पूरा श्रेय यदि किसी को देना चाहिए, अपनी महामहिम राज्यपाल महोदया को देना चाहिए। मैं आगरा से आता हूं। आगरा विश्वविद्यालय, जो आजकल डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय करके जाना जाता है, बहुत निचले पायदान पर, यदि चलती हुई भाषा में कहूं, फिसड्डी विश्वविद्यालयों में था पहले। मैंने देखा जब आगरा नेक ग्रेडिंग रैंकिंग से पहले जो इन्होंने बैठक ली, रात में बैठक ली, खामियां को इंगित किया कि ये कमियां हैं, रह जाओगे ग्रेडिंग में, और सुबह 8 बजे फिर उनको देखा कि क्या इन्होंने दुरुस्त किया कि नहीं किया। काम करना, काम लेना। और वो फिसड्डी विश्वविद्यालय A+ रैंकिंग में, ग्रेडिंग में आया। यह है इनके। इससे पहले उत्तर प्रदेश में नेक रैंकिंग, अन्य रैंकिंग, QS एशिया, QS वर्ल्ड, कहीं उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं था। आज इनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में 6 सरकारी विश्वविद्यालय A+ ग्रेड में आ चुके हैं। 2 सरकारी A+ और 7 निजी A+ में हैं। 2 सरकारी A ग्रेड में और 4 निजी विश्वविद्यालय A ग्रेड में हैं। B में, B+ में, B+, इसमें उनको नहीं गिन रहा मैं अभी। इससे पहले एक भी नहीं था। QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। QS एशिया में 6 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। UGC ग्रेड 1 में 3 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। और अभी जैसे कुलपति महोदया बता रही थी, इसका भी स्थान है उनमें से। यानी पहले उत्तर प्रदेश 500 विश्वविद्यालयों में नहीं था। एक भी विश्वविद्यालय हमारा भारत के, आज 3 विश्वविद्यालय 100 के नीचे नीचे हैं हम। ये हमारी, इनके मार्गदर्शन में उपलब्धि है। ऐसे ही उपलब्धि हासिल नहीं होती मित्रों, जब तक स्वयं को होम न करें उस अपने उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसमें अपना उत्कृष्टता का चरम न डाल दें, तब तक उपलब्धि हासिल नहीं होती। इदम राष्ट्राय इदम नमम, जब यह हमारा आदर्श वाक्य होगा कि ये पूरा जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो आपने ली है, जो आप करने जा रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए है, तब आप कोई अचीवमेंट या उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। आज आप उस मोड़ पे हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि व्यक्तिगत हित के लिए करें, करना भी चाहिए अपना, क्या हम निर्णय करें आगे, लेकिन उसमें राष्ट्र हित और राष्ट्र का उसमें उत्कृष्टता डालेंगे तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र सेवा करेंगे। और राष्ट्र भक्ति का यही परिभाषा है। आप उसमें अपने इस महायज्ञ में एक आहुति डालेंगे। हमारे PM साहब इस बात का उदाहरण है।
उन्हें अवसर मिला, देश के प्रधानमंत्री बने। आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इससे पहले क्या स्थिति, मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि भारतवासी और भारत के नागरिक कहना हिचकता था विश्व के पटल पर। यहाँ का हिंदुस्तान का आदमी आज गर्व से कहता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश का नेता मोदी है। ये उन्होंने कैसे कर पाए? उन्होंने जीवन होम कर दिया इस देश के लिए, इसको ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने के लिए। अवसर जो मिला उनको, उसको उपलब्धि में बदला। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो ऐसा अछूता रहा हो जो कि पिछले मोदी जी के कार्यकाल में देश को आगे न लाया हो? संक्षिप्त में कहूं कि समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत का डंका बजा है, भारत का परचम लहराया है। ये दिया है मोदी जी ने। अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें स्थान पर थी, जैसा अभी रजनी जी ने बताया, 4थे स्थान पे आ गई। हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने, ब्रिटेन को, जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी। विकासशील देशों में निचले पायदान पे थे, आज विकासशील देशों में ऊंचे पायदान पे आ चुके हैं हम। ये दिया है उन्होंने। तो जो अवसर मिला उसको उत्कृष्टता में कैसे बदला, इसकी प्रेरणा यदि लें तो हमारी महामहिम और हमारे मोदी जी से आप सबको लेनी चाहिए। आप युवा हैं, देश के आने वाले भविष्य हैं। अब उन्होंने एक विजन दिया है, विकसित भारत 2047 तक, विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को खड़ा करना है। यह उन्होंने विजन दिया है, संकल्प लिया है। लेकिन क्या अकेले मोदी जी कर पाएंगे इसको? उन्होंने इस युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए संकल्प लिया, ये विजन दिया। और मित्रों, उन्होंने विजन दिया है, आपको उसका मिशन बनाना होगा और पैशन से जुटना होगा। ये आपको करना है, तब विकसित भारत बनेगा। में आप क्या आहुति दे सकते हैं, ये हर पल सोचना होगा आपको। ये असली शिक्षा तो ये है। हमारे इस अर्थव्यवस्था के उछाल को देखकर ट्रंप यूं ही टैरिफ नहीं लगा रहा कि उसे शौक आ रहा है, रशिया का तर्क देता है या अपने अर्थव्यवस्था का तर्क देता है। नहीं, उनके निगाह में है कि कहीं ये देश मोदी जी के नेतृत्व में जो कुलांचे मार रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको उनको पीछे ना छोड़े या उनके समकक्ष ना आ जाए, इसलिए किया है। उन्होंने चुनौती दी है और मेरे नेता ने चुनौती स्वीकार की है। ना झुके हैं, ना हटे हैं, डटे हैं उनके सामने कि आओ। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपील की है कि इसको चुनौती को स्वीकार करना है तो स्वदेशी को अपनाइए। जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारा पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तानियों का बढ़ेगा, हिंदुस्तानी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तानी मजबूत होंगे। तो आज के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि जो मोदी जी ने विजन रखा है हम लोगों के सामने, विकसित भारत का 2047 तक, हम वो युवा शक्ति उसको पूरा करने में मनोयोग से लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।